ओके देखते हैं। चलिए बच्चों आज से देखते हैं, आज की क्लास में हमें पढ़ना है इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड यहाँ पे जो चीज़ें हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस करेंगे और डेरिवेशन करेंगे हम लोग पोटेंशियल का। यस चलिए देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। सबसे पहले तो टॉपिक का नाम क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके देखिए कल मैंने आपको बताया था ये आपके पास कोई सोर्स चार्ज है। अब ये सोर्स चार्ज की विंसिटी में आप चाहे यहां पर कोई पॉइंट ले लें आप या चाहे यहां पर कोई पॉइंट ले लें। ओके इन्फिनिटी से आप यदि यहां पर किसी पॉइंट को लाएं या यहां पर किसी पॉइंट को लेकर के आए, सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को लेकर के आए, तो बताइए आपको सेम वर्क डन करना पड़ेगा बेशक, क्योंकि इस चार्ज से लेके जितनी इसकी दूरी है उतनी इसकी दूरी है। मतलब इस सोर्स चार्ज के अगर आप सराउंडिंग में कुछ ऐसे रीजन बनाएं तो चलिए चाहे इस पॉइंट को देखें, 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 इन चारों पॉइंट की डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। यस और नो? क्योंकि ये इसके तरफ किस में बैठे हुए? सर्कुलर बाउंड्री पे बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हैं? भाई जितनी दूरी ये पॉइंट है उतनी दूरी ये पॉइंट है। तो जितना इस चार्ज की एनर्जी यहाँ पर रियलाइज होगी उतनी एनर्जी यहाँ पे रियलाइज होगी, उतनी एनर्जी यहाँ पे रियलाइज होगी, उतनी एनर्जी यहाँ पे रियलाइज होगी। मतलब यदि कोई सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज आपका इन्फिनिटी पे बैठा है तो जितना वर्क आपको यहाँ करना पड़ेगा उतना वर्क यहाँ, उतना वर्क यहाँ, उतना वर्क यहाँ। तो चारों पॉइंट पर वर्क डन सेम होगा। और पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो भैया जब वर्क डन सेम है, टेस्ट चार्ज सेम है, तो चारों पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या होगा? एक सेम होगा। तो जो सरफेस बनती है इस सोर्स चार्ज के चारों तरफ, जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, VA है, VB है, VC है, तो क्या लिख सकते हैं? VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC। तो ये जो सरफेस बन रही है इस सरफेस को क्या बोलेंगे? दिस सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आ गया जी? तो इस सरफेस को अपन बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस? क्वेश्चन है कि आप इक्विपोटेंशियल सरफेस से क्या समझते हैं। ओके इक्विपोटेंशियल सरफेस से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है। चलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस से क्या समझते हैं, तो क्वेश्चन में पढ़ लिया अपन ने कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। तो देखिए आंसर, द सरफेस ऑफ द कंडक्टर वेयर द पोटेंशियल इन एवरी पॉइंट इज कॉल्ड इक्वल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब यहां पे एक लाइन लिख दी इन लोगों ने, सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो सरफेस ऑफ द कंडक्टर तो इक्विपोटेंशियल होती ही है, उसके अलावा किसी चार्ज की सराउंडिंग में वो सरफेस जिसके एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, VA, VB, VC अगर इक्वल होता है तो इस सरफेस को क्या बोलते हैं हम? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके तो और कंडक्टर की जब बात हो रही है, तो कंडक्टर की सरफेस, दुनिया के सारे कंडक्टर की सरफेस इक्विपोटेंशियल होती है। दुनिया के सभी कंडक्टर की सरफेस इक्विपोटेंशियल क्यों होती है? देख लो बेटा, ये मान लो आपके पास ये कोई कंडक्टर है, अब आपने इसको यहां से चार्ज भर दिया, तो कंडक्टर में तो चार्ज ट्रेवल कर सकता है ना। तो चार्ज ट्रेवल कहां करता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कब तक ट्रेवल करता है? जबकि पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, है ना। तो कंडक्टर चार्ज ट्रेवल करेगा और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा कि हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इक्वल, सेम हो जाएगा। तो दुनिया की कोई भी कंडक्टर की सरफेस होती है वो क्या होती है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो कॉपी में लिख लीजिए, है ना, कि द सरफेस ऑफ एवरी कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके यस, तो the surface of the conductor where the potential at every point is equal is called equipotential
सरफेस। अब यहाँ पे लिखा है सरफेस ऑफ द कंडक्टर, तो ऐसा नहीं कि केवल कंडक्टर की सरफेस इक्विपोटेंशियल होती है, चार्ज के अराउंड जो सरफेस होती है वो भी इक्विपोटेंशियल। अब यहाँ पे तो कोई कंडक्टर नहीं है, जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए यूनिट चार्ज। अब एक यहाँ पे एक यूनिट चार्ज बैठा हुआ है, अब इसके अराउंड आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी बनेगी, स्फेरिकल। ये एक चार्ज रखा हुआ है, इसके चारों तरफ जो गोला बनेगा, जो स्फीयर बनेगा, वो क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस ही तो होगा। समझ गए ना, इस गोले का एक अलग पोटेंशियल होगा, इस गोले का एक अलग पोटेंशियल होगा, तो ये खुद में क्या है, एक इक्विपोटेंशियल, ये खुद में क्या है, एक इक्विपोटेंशियल, मगर इन दोनों का पोटेंशियल अलग अलग बेटा। अब ये मत समझ लेना कि ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल सेम है, नो नहीं सर, अलग अलग, ये अलग अलग है। इसका VA है और इसका VB है, तो जाहिर सी बात है कि VA इज ग्रेटर देन VB। ये हाई पोटेंशियल पे होगा, ये लेस पोटेंशियल पे होगा, सो दिस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आ गया? यस सर। पहला क्वेश्चन हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। सेकेंड, राइट द नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी whose SI यूनिट इज जूल पर कूलम, इट इज ए स्केलर और वेक्टर। तो कल ही बताया था भाई, जूल मतलब वर्क, कूलम मतलब चार्ज, तो भाई ये क्या था, वोल्टेज था ना, ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह लो या वोल्टेज कह लो या पोटेंशियल डिफरेंस कह लो, तीनों एक ही बात है ना। तो आंसर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज अ, ओ माय गॉड, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। भैया गलत दिख दिया, नहीं वेक्टर नहीं है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है ना, वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में डिफाइन फेराडे, बट आज अपन को पहले उसके पहले पढ़ना है क्या, आज अपन को पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। आज हमको डिराइव करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। चलिए तो कल एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज पोटेंशियल, it is a vector or a scalar quantity. So work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point in the electric field is called potential at that point. Okay. Yes, sir. If a charge q is brought from the infinity to a point and then when work w is done, then v is equal to w by q. It is a scalar quantity. आ गया ना scalar quantity, कल ही पढ़ा दिया था। Done. अब आज हमें करना है, सबसे पहला जो काम है हमारा वो है कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कितना होता है। ओके, तो हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ये आ गया जी, ये जी, ये आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कीजिए। ओके, इज इट वेक्टर, स्केलर और वेक्टर तो बार बार आ रहा भाई, स्केलर ही होता है। वाई क्योंकि भाई फॉर्मूला ही है W बाई क्यू, तू भी स्केलर मैं भी स्केलर, तो स्केलर अपॉन स्केलर स्केलर होता है, ठीक है ना। चलिए करते हैं सॉल्व। हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल की मेन फीलिंग क्या है। पोटेंशियल की मेन फीलिंग है V इज इक्वल टू W बाई क्यू। तो इन्फिनिटी, ये सोर्स टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लो, इन्फिनिटी से यहाँ तक का वर्क निकाल लो और इसको डिवाइड कर देना क्यू नॉट को। तो अपन को मेनली क्या निकालना है, वर्क। क्या निकालना है, वर्क निकालना अपन को। तो कंसीडर ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। ये मान लो बेटा सोर्स चार्ज है, ये ओरिजिन पे प्लेस्ड है ना। पोटेंशियल एट P हैज टू बी फाउंड आउट, लेट द मीडियम बिटवीन Q एंड P इज डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन। एप्सिलॉन R मीडियम का इसमें भरा हुआ है, किसके बीच में, चार्ज O यहाँ पे Q और इस पॉइंट P के बीच में, है ना। Let the medium between the charge Q and P has a dielectric constant epsilon R. इन दोनों के बीच में एक मीडियम भरा हुआ है ना, कोई मीडियम है और उसकी परमिटिविटी कितनी है बेटा, एप्सिलॉन R। तो नो सिंपल है वेरी। तो चलिए भैया सबसे पहले देखिए इस पर क्या लगेगा। अगर आप इसको इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हो तो कुछ दूर जब तक तो इन्फिनिटी पर रहेगा तब तक इस पर कोई फील्ड काम नहीं करेगा। कौन था यहाँ पे, टेस्ट चार्ज Q नॉट। अब जैसे ही आप फील्ड में एंट्री मारोगे तो आप पर क्या लगेगा बेटा, फील्ड लगेगा। क्या लगेगा, फील्ड। कैसा फील्ड लगेगा बेटा, प्लस का फील्ड कैसा होता है, रेडियली आउटवर्ड। कैसा होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है कि नहीं होता, प्लस का फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है। तो आउटवर्ड फील्ड में फोर्स कैसा लगेगा बेटा, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू Q इंटू V। तो Q नॉट ही है, तो Q नॉट ही मतलब फील्ड की डायरेक्शन में इस पर धक्का लगेगा। ये देखो फोर्स लिखा हुआ है, तो इस पर धक्का लगेगा बाहर की तरफ। ओके, तो चलो सबसे पहले अपन फील्ड निकाल लेते हैं। फील्ड निकाल के अपन फोर्स निकाल लेंगे। तो फील्ड कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपन इंटू Q बाई R स्क्वायर। हो गया, Q बाई R स्क्वायर। इस फील्ड की वजह से क्या लगेगा, इस पे फोर्स,
कितना फोर्स होता है, F इक्वल टू क्यू ई। क्या होता है फोर्स, F इक्वल टू क्यू ई। द इलेक्ट्रिक फील्ड E पॉइंट्स अवे फ्रॉम द चार्ज Q, अवे बाहर की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो F इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ऑफ E हैज टू बी अप्लाइड। हाँ, तो बाहर की तरफ फोर्स कितना लगेगा बेटा, F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। हमें ठीक इसका अपोजिट नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स, इसके इक्वल अमाउंट का फोर्स लगाना पड़ेगा पीछे की तरफ। भाई आगे लग रहा है F, तो हमको तो पीछे जाना है ना। तो अगर यहाँ पे 5 न्यूटन लगेगा तो अपन को पीछे कितना लगाना पड़ेगा, 5 न्यूटन लगाना पड़ेगा। तो यस, तो कितना फोर्स लगेगा बेटा, F इक्वल टू, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो माइनस क्यू नॉट ई। अप्लाई ना, हाँ, हैज टू बी अप्लाइड ऑन द चार्ज सो दैट इट कैन बी ब्रॉट नियर टू चार्ज क्यू, जिससे कि हम इसको ये पास में ला सकें। हमको ये फोर्स लगाना पड़ेगा। नाउ अब हम मान लेते हैं कि हम इसको थोड़ी सी डिस्टेंस खिसकाते हैं डी आर। कितने खिसकाते हैं, डी आर। लेके कहाँ आना है, पी आर, पी पे लेके आना है। अब मान लेते हैं कि इस फोर्स के इम्पैक्ट में मैं इसको थोड़ी सी डिस्टेंस खिसकाता हूँ डी एक्स या डी आर, डी आर ले लो। तो वर्क का फॉर्मूला होता है बेटा, वर्क कितना होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है एफ डॉट डी आर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, है ना। हाँ, फोर्स की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस क्यू नॉट ई, है ना। फोर्स कहाँ लग रहा है, अंदर की तरफ, ये माइनस क्यू नॉट ई। और डी आर कहाँ लग रहा है, वो भी अंदर की तरफ है ना। तो एफ डॉट डी आर एक ही डायरेक्शन में वर्क हो गया। डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर। ओके, तो एफ की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस क्यू नॉट ई, ऊपर निकाली थी अपन ने, देखो ये निकाली थी माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर। यस और नो, व्हाट इज दिस, दिस इज स्मॉल वर्क डी डब्ल्यू। थोड़ी सी डिस्टेंस खसकाने में, एक्चुअली कहाँ खसकाना है हमको, इन्फिनिटी से लेके कहाँ, इस पॉइंट तक आना है। इस पॉइंट की दूरी कितनी है, आर। तो एक्चुअली हमें कहाँ खसकाना है, इन्फिनिटी टू आर। आया समझ में, क्लियर है, इन्फिनिटी टू आर। सो टोटल वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी इज ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग द वर्क। भाई छोटे से वर्क को इंटीग्रेट कर दो तो बड़ा वर्क आ जाएगा, तो बड़े वर्क को इंटीग्रेट कर दो तो बड़ा वर्क स्टार्टिंग कहाँ से, जीरो से, खत्म कहाँ पे, डब्ल्यू पे। और नाउ इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ, इन्फिनिटी टू आर, ये वाला, क्योंकि बेटा यहाँ पे वेरिएबल कौन है, डी आर है ना। ये देखो यहाँ पे वेरिएबल डी आर है, तो इन्फिनिटी से आर में इंटीग्रेट करेंगे, बोलो यस और नो। अब बढ़िया आराम से देखो, डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, एक्स, तो डी डब्ल्यू का कितना होगा, डब्ल्यू। डब्ल्यू का इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू डब्ल्यू। बेटा क्यू नॉट कांस्टेंट है, माइनस का बाहर हो गया, ई है, ई आ गया, और डी आर, ई की वैल्यू रख दे बेटा। ई की वैल्यू क्या है, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, ये पूरा कांस्टेंट है, केवल 1/r² बचेगा अंदर, बाकी सब बाहर हो जाएगा। तो माइनस क्यू नॉट है, केवल 1/एप्सिलॉन नॉट बचेगा, बाकी सब बाहर हो जाएगा। ओके, ये देखो प्लग ऑन करना पड़ेगा, 1 सेकेंड। यस, ओके। तो भाई माइनस क्यू नॉट पहले वाला, वो जो ऊपर था ऑलरेडी, माइनस क्यू नॉट, क्यू ये वाला अंदर बाहर आ गया, आ गया बाहर आ गया। भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, इन्फिनिटी टू आर, 1/r² डी आर, 1/r² डी आर। ओके, 1/r² का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बेटा, r² को क्या लिखते हैं, r की पावर -2, और यहाँ पे डी आर। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, -1 पावर, ऊपर 1 ऐड होता है और नीचे 1 ऐड होता है, तो r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो दैट इज इक्वल टू r की पावर -1 अपॉन -1। r की पावर -1 को ये माइनस ऊपर लाइन दो, क्या होगा, -1, और r की पावर -1 को क्या लिखेंगे, 1/r, -1/r आ गया जी, -1/r। ये माइनस से ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल, है ना। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो मैं अपने तरीके से यदि लिखूँ तो माइनस माइनस कैंसिल होने आने के बाद क्या बचेगा, ओनली क्यू नॉट बचा, क्यू बचा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बचा। ओके, चलो अब लगाओ लिमिट, क्या है, 1/r में ऊपर है r, नीचे इन्फिनिटी, तो 1/r माइनस 1/∞। 1/∞ क्या होता है, 0, तो ले देके क्या बच गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r बच गया। तो ये आ गया आपका वर्क डन, क्या आ गया आपका, वर्क डन। यस और नो। अब पोटेंशियल हमने क्या पढ़ा, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो अगर आप इसमें क्यू नॉट का डिवाइड करोगे तो फाइनली क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल, बिकॉज v इक्वल टू 1/q नॉट टाइम्स ऑफ w।
और W कितना आया है, Q नॉट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू R ही तो आया है। तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, तो कितना आ गया बेटा, पोटेंशियल अपने पास आ गया Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। इसको अच्छे से सजा के लिखेंगे तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू Q बाई R। क्लियर है? ठीक है ना। अगर मीडियम हवा का हो, एयर का हो, तो एप्सिलॉन R की वैल्यू क्या होती है, 1। मीडियम एयर के लिए एप्सिलॉन R की वैल्यू 1, तो 1 वैल्यू पुट कर दो तो 1 बाई 4 पे एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। श्योर फॉर एग्जाम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझ गए ना, ये क्वेश्चन आता ही आता है। क्लियर हुआ? सो दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेशन फॉर द पोटेंशियल V इक्वल्स टू 1 बाई 4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ओके, डन। डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the factor affecting the potential of the charge conductor and how? भाई चार्ज कंडक्टर, किसी कंडक्टर के पोटेंशियल को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से होंगे सर? आर। लेट्स सी। तो बेटा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना इंटू Q बाई R। तो बेटा एक तो Q इफेक्ट करेगा, एक तो डिस्टेंस इफेक्ट करेगी, है ना, अमाउंट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। द फैक्टर इफेक्टिंग द पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। कोई आपके पास चार्ज कंडक्टर है, उसके पोटेंशियल को कौन इफेक्ट करेगा? चलिए देख लेते हैं, फिर मेरी भाषा में बात कर लेते हैं। ये आपके पास कोई चार्ज कंडक्टर है, ये आपके पास कोई चार्ज कंडक्टर है। अब आपने इसको थोड़ा सा चार्ज खिलाया पहले, तो इसके ऊपर 1 प्लस या 2 प्लस आएगा, तो इसका बेचारे का पोटेंशियल कम रहेगा। बट आप इसको जितना चार्ज खिलाओगे उसके ऊपर पोटेंशियल उतना आता जाएगा, बिकॉज फॉर्मूला क्या है बेटा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R। जितना सोर्स आप फीड करोगे इसके अंदर, जितना सोर्स स्ट्रांग होगा उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ेगा। तो पहला V इज प्रोपोर्शनल टू Q, तो अमाउंट ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है पहली चीज। तो फर्स्ट इट इज अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कंडक्टर बाय द फॉर्मूला V इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। इट इज क्लियर दैट V इज प्रोपोर्शनल टू Q, हेंस मोर इज द चार्ज, मोर विल बी द पोटेंशियल ऑफ द चार्ज कंडक्टर। पहली लाइन क्लियर है? चलिए सेकेंड बात करते हैं भाई, शेप ऑफ द कंडक्टर। शेप मतलब एरिया, शेप मतलब एरिया ऑफ द कंडक्टर पे भी पोटेंशियल डिपेंड करता है, ठीक ना। एरिया ऑफ द कंडक्टर पे भी डिपेंड। देखिए अगर आप चार्ज को फिक्स कर दो, ये इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि मान लीजिए आपके पास लिमिट है, आपकी जेब में है कि मेरे को 5 कूलाम चार्ज देना है, आपके दोनों जेब में 5 कूलाम चार्ज भरे हुए हैं। दूसरी तरफ आप 5 कूलाम चार्ज एक छोटे कंडक्टर को दे रहे हो और एक बड़े कंडक्टर को दे रहे हो। अब 5 कूलाम चार्ज इसके ऊपर आएगा तो 5 कूलाम चार्ज घेर के बैठेगा इसको ज्यादा जोर से, बोलो यस और नो। तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, हाई, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, हाई है। समझ गया ना, एरिया कम है, रेडियस कम है, यस और नो। भाई V का फॉर्मूला क्या है बेटा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R। R जितना कम होगा V उतना ज्यादा होगा, ठीक है ना। यस, तो इसके एक अनुमान लगा सकते हो यहाँ से कि भाई रेडियस कम है तो इस पे चार्ज पास पास में होंगे तो ज्यादा वजनदारी होगी। बोलो, घर में ज्यादा लोग रहे छोटे से घर में तो उनसे टकराने से हर कोई डरता है। अब ये बड़ा घर है, दूर दूर फैले हुए हैं 5 कूलाम, तो पता चले इतना ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो रेयरली डिस्ट्रीब्यूट होगा ना बेटा, उतना डेंसर तो नहीं होगा, है ना। तो इसका पोटेंशियल क्या आएगा, कम की ज्यादा, कम, कम आएगा। इसका क्या आएगा, ज्यादा। समझ में आया कि नहीं है? यस यस, तो यही कंडीशन हो गई कि शेप ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर कह लो। इफ द चार्ज इज केप्ट कांस्टेंट ऑन अ कंडक्टर एंड इट्स सरफेस एरिया इज डिक्रीज, देन द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस, whereas on increasing the surface area its potential decreases। अगर सरफेस एरिया डिक्रीज करोगे तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। सो द पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। मैं पढ़ा भी है फॉर्मूले में, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ओके डन। देन थर्ड है प्रेजेंस ऑफ द अनदर कंडक्टर नियर द चार्ज कंडक्टर। हाँ, इसका भी इफेक्ट पड़ता है बेटा, समझो कैसे। ये आपके पास एक कंडक्टर है, इसके ऊपर लबालब प्लस है, बोलो यस। अगर आप इसके नियर बाई में एक दूसरा कंडक्टर ला दोगे जो अनचार्ज है, ठीक ना, ठीक ना। अगर आप एक दूसरा अनचार्ज कंडक्टर ला दोगे तो ये प्लस है बेटा,
इसके प्लस को देख करके, जैसे मैंने पढ़ाया था जब आपको चार्जिंग पढ़ाई थी, तो आपको याद होगा कि इसके प्लस को देख करके नियर बाई में क्या क्रिएट होता है बेटा, माइनस आ जाता है। बोलो यस और नो। यस सर। अब ये जो माइनस है, ये जो माइनस है देखा जाए तो इसके प्लस को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। समझ गए ना। तो अब जो मतलब इसके पास ओरिजिनली चार्ज था वो इसके पास चार्ज नहीं बचा, समझ गए ना, या पूरा कैंसिल नहीं कर पाया तो कुछ कम बचा, तो इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। समझ गए ना। हाँ, संगत का असर, संगत का असर हो गया भाई यहाँ पे। यस, तो यही है। प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडक्टर नियर द चार्ज कंडक्टर, इफ एन अनचार्ज कंडक्टर इज ब्रॉट नियर द चार्ज कंडक्टर देन द पोटेंशियल ऑफ द चार्ज कंडक्टर डिक्रीजेस। क्लियर, समझ में आया। अब मीडियम की बात कर लेते हैं। अभी मीडियम का फॉर्मूला तो अपन नहीं पढ़ा कि V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हवा के लिए, और अगर मीडियम आ जाता तो एप्सिलॉन R, उसी को अपन K बोलते हैं बेटा, है ना, एंड Q अपॉन R का, सॉरी नॉट ओनली R, नॉट R का स्क्वायर, R का स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन R, या V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। जितना मीडियम स्ट्रांग होगा पोटेंशियल उतना कम होगा। समझ में आ गया ना। ये बात कुछ ऐसी है कि भाई यहाँ पे बब्बर शेर बैठा हुआ है, बट आपने बीच में 10 पर्दे लगा दिए हैं, आपको थोड़ा ना दिख रहा है, तो इस पॉइंट पर उसकी धनक पहुंचेगी क्या उतनी जैसी पहुंचनी थी, नहीं पहुंचेगी। अब ये 10 पर्दे हटा दो, मीडियम हटा दो, तो पोटेंशियल एकदम से बढ़ जाएगा। आप डर के मारे कांप उठोगे यहाँ पे। अब यहाँ 10 पर्दे लगे हुए हैं तो क्या पता अंदर क्या है, कौन बैठा है। डन। यस। So medium surrounding the conductor, due to the presence of the insulating medium charge conductor up near the charge conductor, its potential will be decreases। मतलब यदि कोई आपके पास चार्ज कंडक्टर है, समझ गए ना, ये कोई चार्ज कंडक्टर रखा हुआ है, और अगर आपने इसके आसपास में क्या भर दिया, मीडियम भर दिया, यहाँ पे ये आपने क्या भर दिया, मीडियम, तो इस पॉइंट पर जो आपका पोटेंशियल होगा वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंपेरिजन टू अगर ये मीडियम ना होता। समझ गए। अगर ये मीडियम ना होता तो पोटेंशियल हाई होता, बट ये मीडियम आ गया है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आ गया समझ में बेटा। यस, तो ये पोटेंशियल कम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस, फिर से आ गया भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। राइट इट्स प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज बताइए। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट विच द पोटेंशियल ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज रिमेन्स सेम। मतलब कि एक ऐसी ज्योमेट्री जहां पर चार्ज सेम होता है, सॉरी जहां पर पोटेंशियल सेम होता है, नॉट चार्ज सेम। एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स एट विच द पोटेंशियल ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज रिमेन्स सेम। चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर पोटेंशियल सेम हो जाए तो उस जगह को क्या बोलेंगे अपन, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे ये सोर्स चार्ज था अपने पास, इसके स्फेरिकल जोन में चारों तरफ पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। समझ में आया ना। ये नहीं होगा, होगा, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी है, ये भी है, ये भी है ना। तो ये कहलाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक ना। पढ़ो बेटा इसको, इक्विपोटेंशियल सरफेस। Equipotential surface is the locus of the all those points at which the potential due to distribution of the charge remains the same. Yes, the potential due to distribution of the charge remains same. चलिए अब प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ देते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज पढ़िए। पोटेंशियल ऑन एवरी पॉइंट आर इक्वल। हाँ भाई, पहली प्रॉपर्टी यही कि पोटेंशियल इसका हर पॉइंट पर क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। अब देखो बेटा पोटेंशियल, अब यदि मैं वर्क डन में बात करता हूँ यदि फॉर्मूले की, कल मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा W अपॉन क्यू नॉट। याद आया, याद आया। डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा W अपॉन क्यू नॉट। सो बेटा वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा V इंटू क्यू नॉट। यस और नो। डेल्टा V का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल। अगर आप इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे जा रहे हो चल करके, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे जा रहे हो, तो बेटा पोटेंशियल तो सेम है ना। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वेरी गुड। तो जीरो, तो यहाँ पर जीरो पुट कर दो। तो 0 इंटू क्यू नॉट, आंसर कितना आ गया, 0। मतलब क्या एक इक्विपोटेंशियल में तुम जिंदगी भर घूमते रहो, क्या आपको कोई काम करना पड़ेगा, नहीं। तो पढ़ो बेटा प्रॉपर्टी, नो वर्क is done on a moving positive charge from one point to another।
यस, इन अब इक्विपोटेंशियल सरफेस देयर विल नो वर्क विल बी डन, कोई वर्क काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक ना। थर्ड पढ़ो। The electrical lines of the force are normal to the equipotential surface. हाँ, ये अभी याद कर लो कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती है निकल रही ना, वैसे तो समझ में आ ही गया होगा भाई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे निकलती है, ऐसी। बाहर की तरफ। हाँ, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज से, नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ, बट ये सरफेस के कैसी है, परपेंडिकुलर है ना, रेडियस फॉर्म में निकल रही ना, Yes sir. तो ये क्या है, इसके नॉर्मल है, कैसी है, So normal. नॉर्मल। द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्मल। नेक्स्ट स्लाइड। Two equipotential surface do not intersect each other. यस, वेरी गुड, नाइस, वेरी नाइस बेटा। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस है, ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसका लेवल है V1 और इसका लेवल है V2, तो विवाद खड़ा हो जाएगा कि इस पॉइंट पे V1 है या V2, और एक पॉइंट पे कभी दो पोटेंशियल नहीं हो सकते, समझ गया ना। Yes, sir. एक पॉइंट पे कभी दो पोटेंशियल नहीं हो सकते क्योंकि एक पॉइंट पे दो एनर्जी एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं, एक ही करेगी, समझ में आया। Yes sir. हाँ, तो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट पढ़ो। All the points on the surface of a conductor are in electric contact. वही मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट होते हैं सरफेस में, तो जो चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, Yes sir. तो पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। पढ़ोगे ऑल द पॉइंट्स। All the points on the surface of a conductor are in electric contact. हाँ, If the potentials are not same, then the charge will flow from higher potential to lower potential till the potential of both the points become the same. Thus the surface of a conductor is always equipotential. ओके, क्लियर। हाँ sir. सरफेस जो होती है उसकी इक्विपोटेंशियल हो जाएगी बिकॉज द चार्ज इज मूविंग अंटिल देयर इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल। जब तक की पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है हर जगह का, तब तक चार्ज मूव करेगा, तो इसलिए कंडक्टर की जो सरफेस होती है वो क्या होती है, इक्विपोटेंशियल होती है। क्लियर हो गया। Yes sir. चलिए, ये भी कर चुके हैं अपन, ये दोबारा आ गया। ओके, चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। युवराज बेटा गेट लगा लो। ओके, नेक्स्ट है, अब अपन एक रिलेशन निकाल रहे हैं बेटा। ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें जो रिलेशन निकालना है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस E और V में, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या निकालना है, रिलेशन। Relation sir. ओके, रिलेशन क्या होता है बेटा, ये होता है E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई DR. डी आर। क्लियर हो गया ना। Yes sir. E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, इसको नोट करो कॉपी में, ये रिलेशन है। E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, है ना। Yes sir. यस, ये क्या कह रहा है, पहले इस चीज को मेरी भाषा में समझ लो आप। ये कह रहा है कि ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। अगर आप आगे जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, बढ़ते जाओगे, तो बताओ पोटेंशियल में कमी आ रही है कि बढ़ोतरी हो रही है। Sir, कमी आ रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, कमी आ रही है। एग्जैक्टली तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किस तरफ होता है, पोटेंशियल में कमी की डायरेक्शन में होता है। तो पोटेंशियल में कमी क्या लिखा जाता है, dv बाई डी आर। डी आर क्यों, क्योंकि रेडियस के साथ कमी हो रही ना, हाँ सर। तो ये मैथ का टर्म है। रेट डिफरेंशिएशन मतलब रेडियस के बढ़ते के साथ आपका पोटेंशियल कम होगा, हाँ और कम के लिए क्या लगाते हैं मैथ्स में, माइनस। माइनस। तो E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बाई DR. डी आर। समझ गए ना। Yes. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उस तरफ प्रोपोगेट होता है जिस तरफ, रेडियस कम होता जाता नहीं रेडियस बढ़ती है, हाँ सर, पोटेंशियल कम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज प्रोपोगेट इन द डायरेक्शन ऑफ फॉल ऑफ पोटेंशियल। है। Yes sir. समझ गए ना, Yes sir. फॉल ऑफ पोटेंशियल, समझ गए ना। जिस तरफ पोटेंशियल कम हो रहा है उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एडवांस करेगा, आगे बढ़ेगा। डन। Yes sir. यस, तो चलिए अगला पढ़ते हैं, इसको डिराइव करते हैं। सपोज A एंड B आर 2 पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज Q। बेटा मान लो ये Q चार्ज है, अब इसकी वेंसिटी में 2 पॉइंट है A और B, इनके बीच की दूरी क्या है, dr। ओके, Yes sir. dr दूरी है। चलिए, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम A टू B। ऑब्वियसली यार इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी जो जा रही है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, हाँ सर। बाहर की तरफ होगी। सपोज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज वेरी स्मॉल एंड dr। मान लो इसके बीच की दूरी कितनी है बेटा, dr। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन A एंड B कैन बी टेकन एज यूनिफॉर्म। तो इनका कहना है कि इतनी छोटी दूरी है Yes sir. कि आप यहाँ के फील्ड को ना बदलो, यूनिफॉर्म फील्ड ले सकते हो ना। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन A एंड B कैन बी टेकन एज यूनिफॉर्म। ऐसा होता तो नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का खुद का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का खुद का फॉर्मूला जो होता है बेटा वो होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हाँ सर। पोटेंशियल का होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर, Yes sir. ये पोटेंशियल का होता है।
इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मतलब डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांग है, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम और कम होता जाएगा। मगर इनका कहना है कि अप्रॉक्सीमेशन के लिए मान लो कि बेटा यहाँ से 2 पॉइंट जो हैं ए और बी ये इतने पास में है कि यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड काम किया है, ये इतने पास में है, क्योंकि दूरी बढ़ेगी नहीं तो फील्ड चेंज नहीं होगा। तो इन पॉइंट को बहुत बहुत पास में मान के चल लो। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी मान लो, डी आर। कितनी मान ली, डी आर। ये देखो ये लिखा हुआ है, क्लियर है? ओके। So field between A and B can be taken as uniform. As the potential is inversely proportional to the distance, hence potential A is more than that of B. अब potential की बात कर लो, A पास में है तो A पे potential ज़्यादा होगा, B दूर है तो B पे potential क्या होगा, कम होगा। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल ऑफ V मानते हो तो यहाँ का पोटेंशियल क्या मानोगे, V प्लस डी वी, थोड़ा सा ज़्यादा। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब डी आर डिस्टेंस चलने में पोटेंशियल में कितनी इंक्रीमेंट हो गई, डी वी। इधर से डी आर आने में कितना चेंज हो गया, डी वी का चेंज हुआ कि नहीं हुआ, बोलो यस और नो। भाई यहाँ पे V है, यहाँ पे V प्लस डी वी है, तो लेट द पोटेंशियल एट B इज V एंड पोटेंशियल एट A इज V प्लस डी वी। ठीक है, चलो तो यहाँ तक का वर्क डन निकाल लो। यहाँ का वर्क डन कितना होगा बेटा, वर्क डन इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डी वी। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि बेटा पढ़ाना अपन ने डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा W अपॉन क्यू नॉट, वही डी वी को डेल्टा V लिख दिया तो ये ऊपर चला जाएगा। तो डेल्टा W इज इक्वल टू क्यू वी इंटू कितना हो गया, डी वी। यस और नो, ओके। नाउ फोर्स क्या एक्ट करेगा, फोर्स इक्वल टू F इक्वल टू क्यू नॉट ई। बट हमारा जो ये फोर्स है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमको वर्क डन जो करना पड़ेगा बैक साइड करना पड़ेगा। वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स। तो फील्ड की अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो वर्क डन कितना होगा, माइनस क्यू नॉट ए इंटू डी आर। आ गया, क्यू नॉट ई इंटू डी आर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो भाई, डी डब्ल्यू की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो क्यू नॉट ई इंटू डी आर। तो यदि मैं डी डब्ल्यू की जगह वैल्यू पुट करता हूँ, देखो डी डब्ल्यू की जगह वैल्यू पुट कर दो, माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर इज इक्वल टू क्या है, क्यू नॉट इंटू डी वी है ना बेटा। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो E इज इक्वल टू कितना आ गया, E डॉट डी आर इक्वल टू हो गया डी वी। माइनस साइन भेज दो इधर, तो E इज इक्वल टू हो गया कितना, माइनस डी वी बाई डी आर। क्लियर है एकदम? तो ये रिलेशन होता है, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो गया ना? E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। अब बेटा इसको लिखने के कई तरीके हैं, लोग अपने अपने तरीकों से कई तरीके से लिखते हैं। E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, कुछ लोग इसको बोलते हैं E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, अगर R की जगह X ले लो, हाँ। E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एल, डी वी बाई डी एल। अब इसको थोड़ा सा यदि एडजस्ट करना चाहो, E डॉट डी आर इक्वल टू माइनस डी वी, इंटीग्रेट कर दो तो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस डी वी। तो डी वी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, V, और इस माइनस साइन को बेटा यहाँ भेज दो, तो V इज इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस ऑफ E डॉट डी आर, या इसी को लिखेंगे V इज इक्वल टू माइनस E डॉट डी एक्स। समझ गए ना? हाँ, तो नोट कर सकते हो इसको, है ना, V इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ये इसकी इंटीग्रेशन फॉर्म है। तो इसकी इंटीग्रेशन फॉर्म को नोट कर लो। माइनस ई डॉट डी आर इक्वल टू डी वी ना, क्लियर है, ई डॉट डी एक्स। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये अपना हो गया पोटेंशियल का काम पूरा यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये पोटेंशियल का काम जो है यहाँ पे अपना पूरा हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो कैपेसिटी होगा, और जो भी कंसेप्ट बचे हैं पोटेंशियल के वो अपन बारी बारी से देखते जाएंगे।
चलिए देखिए, इसको पोटेंशियल के बाद अब अपना स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, यस यहाँ से ये होकर लिया था। हाँ, तो ये तीनों क्वेश्चन हो चुके अपने, 1 2 3 पूरे तीनों कर चुके हैं। 1 2 3 नाउ यहाँ से स्टार्ट करना अपन को। डिफाइन फेराड। अब फेराड कैपेसिटी आ रही है, अब क्या आ रही है? कैपेसिटी। आइए अब कैपेसिटी पढ़ लेते हैं। पोटेंशियल आ चुका है अपन को, अब अपन पढ़ने वाले हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी मैं बोलूँगा आपकी कैपेसिटी क्या है, तो बोलोगे सर काहे की? खाना खाने की, पढ़ाई करने की, पानी पीने की, है ना। तो अगर कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर को क्या दे सकते हो आप? चार्ज दे सकते हो। तो कंडक्टर चार्ज खा सकता है। तो कंडक्टर को चार्ज खिला सकते हो। तो कोई कंडक्टर कितना चार्ज खा सकता है, इस बात को बोलते हैं उसकी कैपेसिटी। ओके, हाउ मच चार्ज इट कैन रिटेन। अच्छा, कंडक्टर जब चार्ज खाना, इस शुरुआत में इसका पोटेंशियल जब ब्लैंक था तो कितना था? 0 था। जैसे अपन भूखे हो जाएं, खाना ना, मरे हो जाते हैं भूख लगने के बाद, ना 2-3 दिन खाना, बैठे रहेंगे कोने में, तो अपना पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। बट जैसे जैसे अपन खाना फीड करते हैं, अपनी वजनदारी बढ़ती जाती है, पोटेंशियल बढ़ता जाता है। तो एक हद तक अपना पोटेंशियल बढ़ सकता है। ऐसे कंडक्टर का भी पोटेंशियल एक हद तक बढ़ सकता है ना। तो मतलब कितना ये चार्ज लोड कर सकता है अपने ऊपर, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटी। तो आइए इसको कैसे महसूस करते हैं। हम जानते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू Q, यस और नो? या यू कैन से Q इज प्रोपोर्शनल टू V। जितना ज़्यादा चार्ज दोगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल होगा। सो बेटा प्रोपोर्शनल हटाओ तो Q इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल हटाने में आता है कैपेसिटेंस C इंटू V। दिस इज अ कॉन्स्टेंट कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। इट इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। तो क्या हो जाएगा भैया? C इज इक्वल टू Q बाई V। C इज इक्वल टू Q बाई V। समझ में आ गया? C इज इक्वल टू Q बाई V। तो ये है कैपेसिटी। सो कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चार्ज टू पोटेंशियल। उस कंडक्टर के ऊपर का चार्ज और उस कंडक्टर के ऊपर का पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी। ठीक है ना। यस, और कैपेसिटी की यूनिट क्या होती है बेटा? Q फॉर कूलम, V फॉर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट इज कॉल्ड फैराड। कूलम पर वोल्ट इज कॉल्ड फैराड। C इक्वल टू Q बाई V। Q फॉर कूलम, V फॉर वोल्ट एंड कूलम पर वोल्ट इज कॉल्ड फैराड। समझ में आया? ओके, अब कोई कहे 1 फैराड क्या होता है, तो वेरी सिंपल, वोल्टेज भी ले लो 1 और कूलम भी ले लो, कितना? 1। अगर किसी कंडक्टर को 1 कूलम का चार्ज खिलाने से उसका पोटेंशियल कितने से जागृत हो जाए? 1 वोल्ट से टनाटन पोटेंशियल पे आ जाए। अगर उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाए तो उस कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी होगी? 1 फैराड। समझ में आया? यस, तो डिफाइन फैराड। बस व्हाट इज डिफाइन फैराड? फैराड 1 फैराड को ही फैराड बोलते हैं। C इक्वल टू Q बाई V, तो ये भी 1, ये भी 1 आ गया, 1 फैराड। ओके, यस। इफ द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस बाई 1 वोल्ट when 1 coulomb of charge is given to it, then the capacity of the conductor is said to be 1 farad। 1 farad आया समझ में? क्लियर? ओके। ऑन गोइंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस और इंक्रीजेस। अभी मैंने पढ़ाया, दूर जाता है तो डिक्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई dr। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा। यस और नो? यस। ओके, चलिए अब कह रहा है भैया थोड़े से 2 डेरिवेशन है, वो भी मैं करा देता हूं आपको। ओके, पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पे आपको पोटेंशियल मैं बता देता हूं, ठीक ना। चलिए देखिए, इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल, ये आपके पास बेटा चार्ज है -Q, ये आपके पास है बेटा चार्ज +Q। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को बोलते हैं बेटा, क्या है? डाइपोल है ये। क्या ये? डाइपोल। यहाँ की डिस्टेंस भी a होती है, यहाँ की डिस्टेंस भी a होती है, टोटल क्या बनती है बेटा? 2a। याद ही होगा, या मैंने l बताई थी, तो l प्लस l क्या होता है? 2l। याद आ गया? अब इस पॉइंट पे आपको बेटा पोटेंशियल निकालना है, इस पॉइंट पे। तो नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल बेटा ये l है, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट का कुछ नाम ले लो, मान लो बेटा x। क्या मान लिया? तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली डिस्टेंस क्या होगी बेटा? ये होगी √x² + l²। और ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी? √x² + l²। इसको क्या मान ले बेटा? r। दोनों सेम है ना? r मान लिया। अब मैं पोटेंशियल निकालता हूँ बेटा इसकी वजह से। तो इसका पोटेंशियल क्या निकलेगा? इस पॉइंट का a का और b का,
तो V एट ए का पोटेंशियल निकलेगा 1/4πε0 इंटू क्यू, चार्ज कितना है -q अपॉन वही आर की जगह वही √r(x²) प्लस l²। और दूसरा इसका B का पोटेंशियल निकाल लो B पर, तो VB इज इक्वल टू 1/4πε0, चार्ज क्या है बेटा +q अपॉन √r² प्लस l²। अब टोटल पोटेंशियल निकालना, तो पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कैसे ऐड होती है, स्केलर अलजेब्रा, 2 और 2 4, तो ऐड कर दो भैया, तो V टोटल इक्वल टू हो जाएगा VA प्लस VB। तो VA की वैल्यू q अपॉन 4πε0 माइनस का इंटू 1/√r² प्लस l² और प्लस का प्लस q अपॉन 4πε0 इंटू 1/√r² प्लस l²। दोनों कैंसिल हो गए, आंसर कितना, मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पे हर जगह पोटेंशियल कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है ना। इक्वेटोरियल पॉइंट पे हर जगह पोटेंशियल 0 मिलेगा। मगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात जो मैं अपने पहले चैप्टर पे पढ़ी थी, ये -q था, ये +q था। आपको याद होगा इस पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वो 0 नहीं होता था, वो क्या होता था, नॉन जीरो। क्या होता था, किसी पॉइंट पर देख लो, इसके कारण ये इसको यहाँ खींचेगा और इसके कारण ये इसको यहाँ धक्का मारेगा। तो थोड़ा नीचे बना देता हूँ, ये देखो ये माइनस चार्ज है, तो यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव रखते थे तो ये नीचे खींचता था, तो 2 कंपोनेंट टूटते थे, एक ऐसा जाता था और एक ऐसा जाता था। और इसका जो आता था +q का बेटा, ये बाहर की तरफ जाता था, तो एक कंपोनेंट इधर की तरफ जाता था बेटा और एक इधर की तरफ जाता था, तो दोनों नेट जुड़ जाते थे, तो जो नेट फील्ड था इस तरफ आया करता था, याद है, यस यस यस, साइन और कॉस में। तो E इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, कह रहा गिवन एग्जांपल इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो बट पोटेंशियल इज 0, आंसर ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, उसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये जो पोजीशन होती है, इस पे जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ब्रॉड साइड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो एंड पोटेंशियल इज 0, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा मगर पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। यस सर। डज इलेक्ट्रॉन ट्राई टू गो टूवर्ड्स हाई पोटेंशियल एरिया टू लोअर पोटेंशियल एरिया, गलत, बिल्कुल उल्टा, कल पढ़ाया मैंने इसी बात को। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो लो टू हाई जाएगा, हाई टू लो नहीं जाएगा, है ना। डज इलेक्ट्रॉन ट्राई टू गो टूवर्ड्स हाई पोटेंशियल एरिया और एरिया और लोअर पोटेंशियल एरिया, नो, है ना। सिंस इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, है ना, सो इट ट्राइज टू गो टूवर्ड हाई पोटेंशियल एरिया, लो टू हाई, क्लियर। Okay, next question 8. Potential between two parallel surfaces are same. The distance between them is r. If a charge q brought from one surface to the another, then what will be work done to this? Potential same है तो work done कितना होगा, 0, answer. No amount of work done will be 0 in both the surface will equipotential. भैया दोनों surfaces equipotential हैं, इसलिए कोई work done करना नहीं पड़ेगा, है ना। Work done will be 0. क्लियर है, ओके। चलिए अब इसके बाद कैपेसिटर की ज्यादातर क्वेश्चन आने वाले हैं। अब कैपेसिटर, व्हाट इज ए कैपेसिटर, व्हाट इज राइट वन यूज ऑफ कैपेसिटर, आई जस्ट सेड टू एक्यूमुलेट इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज को इकट्ठा करने में, स्टोरेज डिवाइस है ना कैपेसिटर, ओके, चार्ज को स्टोर करने में। वाई कंडेंसर आर यूज्ड इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में कंडेंसर यानी कैपेसिटर का यूज क्यों होता है। कंडेंसर आर यूज्ड एज मेमोरी चिप इन कंप्यूटर, मेमोरी चिप के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया। ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C इज चार्ज विथ पोटेंशियल डिफरेंस, ये थोड़ा देर में आएगा, अभी इसको नहीं पढ़ा रहा हूं, ये थोड़े देर में आएगा। चलिए ओके, नेक्स्ट V इज इक्वल टू W/Q। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी गिवन टू वन गिवन, यहाँ पे कुछ छोड़ गया है, छूट गया, इसको छोड़ो, अभी बाद में देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज मेंट बाय कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। चलिए कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर बताइए क्या होती है और इसकी यूनिट बताइए। What is meant by capacity of a conductor? So what capacity of conductor? The capacity of conductor is defined by the charge given to the conductor which increases its potential by unity. अभी मैंने बताई कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, है ना, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। अगर इसको 1 कर लोगे तो 1 फैराड हो जाएगा, 1 फैराड उसकी चार्ज स्टोरेज करने की क्षमता। So the capacity of the conductor is defined by charge given
टू पोटेंशियल, है ना, Yes, sir. टू पोटेंशियल। ओके, अगर आप पोटेंशियल को 1 कर रहे हो ना, एक्चुअली अगर आप पोटेंशियल को 1 कर दो, V इक्वल टू 1 कर दो, तो C इक्वल टू किसके इक्वल आ जाता है? Q के इक्वल। Okay. मतलब किसी कंडक्टर की कैपेसिटी चार्ज की वो अमाउंट है, किसी कंडक्टर की कैपेसिटी चार्ज की वो अमाउंट है जो उसके पोटेंशियल को 1 वोल्ट से बढ़ा दे। तो यही लिखा हुआ है ना, विच इंक्रीजेस इट्स पोटेंशियल थ्रू यूनिटी, जो उसके पोटेंशियल को 1 वोल्ट से बढ़ा दे। हाँ सर। तो इट्स एसआई यूनिट इज फेराड, इसकी एसआई यूनिट फेराड है, कूलम पर वोल्ट इज कॉल्ड फेराड। ठीक है, Yes, sir. चलिए ओके, चलिए पढ़िए। द सरफेस ऑफ एन एनी कंडक्टर इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल। वाई द सरफेस ऑफ एन एनी कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल ऑलवेज? पढ़ो भाई। The points of the surface of a conductor are in electrical contact with one another. Hmm. If the potential is not equal, then the charges will flow from higher potential to lower potential till the potential of the both the points on the surface become same. This will give rise to electrodynamic expression. Thus, the surface of a conductor is always equipotential. यस, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं भैया कि अगर आपका इक्विपोटेंशियल नहीं होता तो अलग अलग पे होते तो चार्ज जो है वो हमेशा मूव करता रहता, हाँ सर। तो वहां पे क्या बन जाती? इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं बनती, वहां तो इलेक्ट्रोडायनेमिक हो जाती, मतलब मूव करता रहता चार्ज। बट ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब जो होता है सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल। ठीक है ना। हाँ सर। और वैसे भी अगर अलग पोटेंशियल भी है तो चार्ज तब तक जाएगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इफ द पोटेंशियल इज नॉट इक्वल देन द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टिल द पोटेंशियल ऑफ द बोथ द पॉइंट्स ऑन द सरफेस बिकम सेम। ठीक है ना। Yes, sir. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। व्हाट What would be work done if a point charge plus q is taken from a point A to B on the circumference पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। रहेगा work done? पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विद अनदर पॉइंट चार्ज क्यू एट द सेंटर। तो एक चार्ज यहाँ पे क्यू है। हाँ सर। अब एक चार्ज को, टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जा रहे तो बोला वर्क डन कितना होगा? अरे तो इसकी वजह से यहाँ पे जितना पोटेंशियल वहाँ पे उतना पोटेंशियल, तो वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा? पढ़ो पूरा इसका। द पॉइंट्स The points A and B are at same distance from the charge plus Q at the center. So VA is equal to VB. So work done W is equal to Q naught VA minus V is equal to 0. ओके, करेक्ट। ओके, Yes, sir. तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़िए, एक्सप्लेन। Explain the meaning of capacity of a conductor. What will be the effect on capacity of a parallel plane capacitor if a dielectric medium of electric constant K is filled with the between the plates? हाँ, तो अभी मैंने आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो पढ़ाया नहीं है, बट यदि कैपेसिटी पूछी जा रही है तो द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू द चार्ज गिवन टू वन ऑफ इट्स प्लेट्स विच प्रोड्यूसेस ए यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट। भाई सीधी फिर से वही बात कर दी कि कैपेसिटी की मतलब डेफिनेशन बताओ तो C इक्वल टू होता है Q बाई V। तो चार्ज उस कैपेसिटी उस चार्ज के इक्वल होती है जो V को 1 कर दे। समझ में आया? अगर आप V को 1 कर देते तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। So the capacity of the condenser or conductor is equal to the amount of charge which rises the potential by 1, जो पोटेंशियल को कितने से बढ़ा दे? 1 से। ओके, Yes, sir. हाँ, यस। और अभी मैं पढ़ाऊंगा कि अगर आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक रख दो तो जो कैपेसिटी होती है वो कितने टाइम्स हो जाएगी बेटा? के टाइम्स हो जाएगी। कितने टाइम्स हो जाएगी? के टाइम्स द इनिशियल वैल्यू। डन। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पढ़िए। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। Does not intersect each other by. So because energy cannot be same at the one point. एनर्जी नहीं, ये बात नहीं कर सकते आप कि एनर्जी कैन नॉट बी सेम। अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक पॉइंट पे काम करते हैं तो जैसे ये सरफेस का V1 था, ये V2 था, तो इस पॉइंट पे दो पोटेंशियल आएंगे V1 और V2। ये पॉसिबल नहीं है। समझ गए ना? ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है एक पॉइंट पे नहीं हो सकते हैं। ठीक ना। अच्छा, दूसरी बात एक और चीज है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस।
if two equipotential surface intersect each other, then at the point of intersection there will be two direction of electric field lines. अब देखो इसका कंसेप्ट समझो, ये क्या कह रहा है भैया, आपको पता है कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती है, परपेंडिकुलर. तो इस पॉइंट पर कैसे निकलेगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये निकलेगी. और मान लो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये गया, तो इसकी सरफेस लाइन कैसी थी, इसके परपेंडिकुलर ये जानी थी, तो ये E1 गई और ये E2 गई. और आपको पता है कि एक पॉइंट पर दो फील्ड लाइंस कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती. तो फील्ड लाइन के फेवर में आंसर दे दिया. डायरेक्शन ऑफ फील्ड विच इज इम्पॉसिबल, देयरफॉर दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. क्लियर हो गया? चलो पढ़ो इसको. Electric lines of forces are always perpendicular to the equipotential surface. If two equipotential surfaces intersect each other, then at the point of intersection there will be two direction of electric field, which is impossible. Therefore, they does not intersect each other. इसलिए वो इंटरसेक्ट कभी नहीं करते. क्लियर? Yes, sir. हाँ, ये Y लिखा, Y मस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ द चार्ज कंडक्टर. बेटा एक चीज सुन लो कि कोई चार्ज कंडक्टर है, हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस उसके परपेंडिकुलर निकलती हैं. क्यों? क्योंकि ये होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमेशा लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे निकलती हैं, परपेंडिकुलर. नहीं बाहर मत बोलो यार, नॉर्मल बोलो, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होगा तो अंदर भी आ जाएंगी, है ना. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस से लाइंस ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर निकलती हैं. कहता क्यों परपेंडिकुलर निकलती हैं ये बताओ. तो चलो मान लेते हैं परपेंडिकुलर ना निकलती इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्सेस. मान लो ये है, समझ गया ना, ये पॉइंट है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं अपन. निकलती कैसी, परपेंडिकुलर. बट मान लो ना निकलती, तो ना निकलती तो ये ई फील्ड है. तो इसका नॉर्मल डायरेक्शन के साथ एक कंपोनेंट बनता बेटा ई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट बनता क्या, ई साइन थीटा. समझ गया ना, ई कॉस थीटा. बेटा ई साइन थीटा, ई साइन थीटा को हर हाल में क्या होना चाहिए, जीरो. क्यों? अगर ई साइन थीटा जीरो नहीं होगा तो फोर्स लगेगा चार्ज पे. चार्ज पर फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू क्यू इंटू ई. तो जो सरफेस पे चार्ज बैठा हुआ है उस पे ई की जगह ई साइन थीटा फोर्स लगेगा, क्यू ई साइन थीटा. वो फोर्स कैसा होगा बेटा, टेंजेंशियल, क्योंकि फील्ड कैसा है, टेंजेंशियल है ना. ये देखो उसके टच पे था, तो वो चार्ज क्या होगा, जहां जहां फोर्स आएगा वहां जहां जहां फील्ड जैसे जाएगा वैसे उस पर फोर्स लगेगा. तो जो चार्ज होगा वो मूव करने लगेगा. मतलब एक कंडक्टर है, उसके सरफेस पे चार्ज बैठे ठाले मूव करने लगेगा ऐसे, इस तरीके से, क्योंकि हर जगह उस पर फोर्स लगेगा ई साइन थीटा डायरेक्शन में. ई साइन थीटा डायरेक्शन काय की है, टेंजेंट की, टेंजेंशियल डायरेक्शन है. तो कुल मिलाकर के अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो, चार्ज मूव ना करे, तो यहाँ पे तो चार्ज मूव करने लग गया कंडक्टर में. तो कुल मिला के ई साइन थीटा इक्वल टू कितना होना पड़ेगा, जीरो. ई साइन थीटा का मतलब साइन थीटा बराबर जीरो होना पड़ेगा, यानी थीटा इक्वल टू कितने डिग्री, 0 डिग्री. तो आ जाओ डायग्राम में, थीटा को जीरो करो, कम 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 करते जाओगे तो ये चिपक जाएगा इसके साथ. मतलब केवल नॉर्मल कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा. समझ में आया? पढ़ो इसको. इफ इलेक्ट्रिक फील्ड then it can be resolved into two components. The horizontal component on this surface is E naught sin theta. E sin theta. E sin theta. हाँ. For electrostatic situation, E sin theta इक्वल टू जीरो. अगर आप चाहे तो चार्ज रुका रहे तो ये कंपोनेंट होनी नहीं चाहिए. ई साइन थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो. तो ये जो जा रहा था टिल्ट होकर के ये बिल्कुल इसके ऊपर ही हो जाएगा, क्योंकि थीटा जीरो मांग रहा है ना. तो थीटा जीरो चाहिए, तो इसलिए फील्ड जो होगा नॉर्मल टू द कंपोनेंट होगा. समझ में आ गया? हाँ. द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड द हॉलो कंडक्टर रिमेन्स सेम. हॉलो कंडक्टर के अंदर का जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है. वो क्यों होता है देखिए, ये अपने पास अभी मैंने वैसे इसको, ये हॉलो कंडक्टर है. आपको याद होगा कि इसके अंदर हॉलो कंडक्टर के अंदर मैंने ड्राइव कराया था इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, याद आया? और अपन ने पढ़ा है E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर माइनस का. तो अगर अपन को किसी चीज का डिफरेंशिएशन E क्या है, जीरो है, तो अगर E जीरो आ रहा है तो V को क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट ही तो होना पड़ेगा ना. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो. तो V को क्या मांगता है यहाँ पे, कांस्टेंट. बेटा E जीरो है ना, तो V क्या मांगेगा यहाँ पे, V क्या होगा, कांस्टेंट होगा. मतलब हर पॉइंट पे V सेम होगा. हॉलो कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे क्या होगा, V
सेम होगा। और कहीं भी आप चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जाओ, कोई वर्क करना पड़ेगा क्या? नहीं सर। नहीं करना पड़ेगा। पढ़िए, व्हेन When चार्ज charge is given to a hollow conductor, then the distribution of charge takes place on its upper surface. Therefore, the intensity of electric field inside the conductor is zero. Hence, no work is done in moving unit positive charge inside it. Therefore, potential at every point inside the conductor remains the same. ठीक है, हर पॉइंट पर जो कंडक्टर का पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, ठीक है ना, कांस्टेंट होगा, ठीक ना। हाँ, कैन द पोटेंशियल पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 11। Potential will be zero when electric field is not zero. हाँ, देखा अपन ने इक्वेटोरियल कंडीशन वाला, हाँ सर। पोटेंशियल तो जीरो हो गया था मगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हुआ सर। नहीं हुआ था। यस द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, यस द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल इज नॉट जीरो बट द पोटेंशियल बिकम्स जीरो, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं, काफ़ी पढ़ लिया, ओके, इसको ओवर करते हैं।